तो चलिए फिर अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम लोग, और टॉपिक का नाम क्या होगा? टॉपिक का नाम होगा न्यूट्रिशन। टॉपिक का नाम होगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को कहते हैं पोषण। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इससे। तो न्यूट्रिशन है क्या या पोषण है क्या? आराम से समझिएगा। आपकी बॉडी जो बनी है ऑर्गन से, है ना, उसको काम करने के लिए क्या चाहिए? उसको काम करने के लिए चाहिए एनर्जी। और एनर्जी उसको कहां से मिलेगी? एनर्जी उसको कहां से मिलेगी? तो कुछ पोषक तत्व होंगे। कुछ क्या होंगे? कुछ पोषक तत्व होंगे, न्यूट्रिशन एलिमेंट्स होंगे। और वो न्यूट्रिशन एलिमेंट्स जो होंगे, जो पोषक पदार्थ होंगे या पोषक तत्व होंगे, वही आपके एनर्जी प्रदान करेंगे और आपकी बॉडी जो होगी या ऑर्गन जो होंगे वो काम करना शुरू करेंगे। क्या बोलते हो, है ना? तो न्यूट्रिशन क्या है या पोषण क्या है? तो पोषण वो एक प्रोसेस है, पोषण एक प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति ने जो खाना ग्रहण किया है या भोजन ग्रहण किया है, तो वो कंज्यूम होने के बाद हमको बेसिकली क्या प्रदान करने वाला है? एनर्जी। बात समझ में आ रही है? और एनर्जी हमको, ये प्रोसेस है ना, और जो एनर्जी हमको जो कंपोनेंट प्रदान करते हैं या भी जो एलिमेंट्स हमको एनर्जी देते हैं, उनको कहते हैं पोषक पदार्थ। बात समझ में आई? या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बताइए, सारी बात समझ में आई? तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, और न्यूट्रिशन के अंदर जो पदार्थ एलिमेंट्स होते हैं, जो बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं, जिससे ऑर्गन काम करना शुरू करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पर आपको बात समझ में आ गई। अगली बात समझते हैं। तो हम लोग को बेसिकली यहां पर बात करनी है पोषक पदार्थों की। बेसिकली हम लोगों को यहां पर किसकी बात करनी है? पोषक पदार्थों की बात करनी है, जिसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक होगा कार्बनिक और एक होगा इनऑर्गेनिक। बात समझ में आ रही है? तो एक होगा ऑर्गेनिक और एक होगा इनऑर्गेनिक, है ना? तो एक होगा आपका ऑर्गेनिक और एक होगा आपका इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कह सकते हैं कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि इनमें कार्बन मिला होगा, और इनऑर्गेनिक कह सकते हैं अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां पे हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो ऑर्गेनिक, इसे हम लोग कहेंगे कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पोषक तत्व, और इसे हम लोग कहेंगे अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। तो ऑर्गेनिक में हम लोग को क्या क्या देखना पड़ता है? ऑर्गेनिक में हम लोग क्या क्या देखेंगे? सुनिएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व कार्बनिक है और निम्न में से कौन सा पोषक तत्व अकार्बनिक है। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछ देता हूं, है ना, एक प्रश्न हम आपसे यहां पर पूछ ही देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कार्बनिक, निम्न में से कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक पदार्थ पहचानिए। कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक पदार्थ पहचाने। तो चलिए, ये क्वेश्चन है और ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन में है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन में है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन में है प्रोटीन, ऑप्शन में है वसा। ठीक है, वसा। ऑप्शन में है आपका विटामिन्स, ऑप्शन में है लवण, सॉल्ट, ऑप्शन में है आपका जल। चलिए फटाफट से बताना शुरू कीजिए। निम्न में से कौन से कार्बनिक होंगे, कार्बनिक पोषक तत्व होंगे, है ना, और कौन से अकार्बनिक पोषक तत्व होंगे? ऑप्शन में दिया गया, मैंने आपको यहाँ पर 6 ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि 6 पोषक तत्व हमारे पास हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करेंगे। लेकिन इसमें भी अभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जैसे विटामिन। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, विटामिन इज अ कैटलिस्ट। विटामिन जो है एक उत्प्रेरक का काम करते हैं। जैसे आपने छोला देखा, छोला जब छोला पकता नहीं है तो उसमें सोडा डाल देते हैं, और जैसे सोडा डालते हैं वैसे वो जल्दी पक जाता है। तो विटामिन हमको ऊर्जा नहीं प्रदान करता, हमारी मेटाबॉलिज्म क्रिया यानी उपापचय क्रिया को बढ़ाता है, रासायनिक क्रियाओं को बढ़ाता या घटाता है। तो ये हम लोग ने यहां पर 6 ऑप्शन दिए। तो याद रखिएगा, ये वाले ए से लेकर जो डी तक हैं, ए से लेकर डी तक ये आपके कार्बनिक पदार्थ हैं। ए से लेकर डी तक जो है वो आपका कार्बनिक पदार्थ है, और इसके बाद ये जो ई और एफ है ये आपका अकार्बनिक पदार्थ है। ये आपके क्या है?
कार्बनिक पदार्थ हैं। बस हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं फटाफट से। तो सबसे पहले आप लोग की हेडिंग पड़ेगी कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ेगी कार्बोहाइड्रेट। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिएगा कितने क्वेश्चन आते हैं इससे, है ना। एक ये चैप्टर और एक मानव रोग लक्षण, ये वाला जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेपर में आते हैं। तो बताइए स्टार्ट किया जाए क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना। तो कार्बोहाइड्रेट में है क्या? कार्ब हाइड्रेट, बात समझा नहीं? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना। इसको हम लोग कहते हैं कार्ब्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कार्ब्स, ठीक है। तो ये किसका किसका मिक्सचर है? तो आप कहेंगे कार्बन का। किसका किसका मिक्सचर है? कार्बन का, दूसरा हाइड्रोजन का और तीसरा ऑक्सीजन का। तो इसमें तीन चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसका अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है? ये रेशियो हमेशा 1:2:1 होगा। याद रखिएगा, इसका जो अनुपात होगा, रेशियो होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो सदैव कितना होगा? 1:2:1 होगा। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6, है ना, 6:12:6। बात समझ में आगे कि नहीं आगे? चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कितने परसेंट ऊर्जा, हमारे शरीर में कितने परसेंट ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती है? तो आप कहेंगे 50 से 80%। 50 से 80% हमारे शरीर को ऊर्जा, हमारे शरीर को 50 से 80% ऊर्जा, 50% से 80% ऊर्जा कौन देता है? आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट देती है। कार्बोहाइड्रेट, आपने क्वेश्चन पूछा होगा या पढ़ा होगा, यदि किसी एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्रदान करनी है, यदि किसी एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्रदान करनी है तो उसे क्या देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, वसा देना चाहिए, प्रोटीन देना चाहिए या विटामिन देना चाहिए? तो किसी भी एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। याद रखिएगा, किसी भी एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, क्योंकि ये कार्य क्षमता को बहुत तेजी से बढ़ाता है और मनुष्य को प्रतिदिन 350 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना ही लेना चाहिए, है ना। तो किसी एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए, किसी एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करेंगे। अगली बात, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया जाए तो व्यक्ति को कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो आप कहेंगे 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है ना। याद रखिएगा 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है। इतनी बात आप याद रखना है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने पर व्यक्ति को 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? तो कार्बोहाइड्रेट आपका 3 से 4 प्रकार का आपने पढ़ा होगा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। बात समझ आ रही है? तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ 3 प्रकार के पढ़ेंगे, मोनो, डाई और पॉली। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहीं से पेपर आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम लोग यहाँ पे 3 प्रकार के पढ़ने वाले हैं। एक है आपका मोनोसैकेराइड, है ना, जिसको हम लोग कहेंगे, इसको हिंदी में भी यही लिखते हैं, मोनोसैकेराइड। दूसरा होगा डाइसैकेराइड, दूसरा होगा डाइसैकेराइड। इंग्लिश वाले भी ध्यान देंगे, ऐसे लिखेंगे, और हिंदी वाले भी ऐसे लिखेंगे, बस इसको हिंदी इंग्लिश कर लेंगे। और तीसरा होगा पॉलीसैकेराइड। तीसरा क्या होगा? पॉलीसैकेराइड होगा। तो पहला हो जाएगा मोनोसैकेराइड, दूसरा हो जाएगा डाइसैकेराइड और तीसरा हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। बात समझ में आ रही है? अगर कहीं पर लगे आपको कि सर इंग्लिश में लिख दीजिएगा, तो वहां पर मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और बात, ये जो डाइसैकेराइड है इसी को हम लोग ऑलिगोसैकेराइड भी कहते हैं, OLIGO, ठीक है ना, ऑलिगो। इसी को हम लोग ऑलिगोसैकेराइड भी कहते हैं, याद रहेगा। तो मोनोसैकेराइड को ही, है ना, और सॉरी डाइसैकेराइड को ही हम लोग ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। और ऑलिगोसैकेराइड के अंदर ही कुछ लोग क्या करते हैं, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड दोनों को मर्ज कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, आराम से समझिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोनोसैकेराइड की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोनोसैकेराइड की। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मोनोसैकेराइड की।
अब देखिएगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किसी भी एथलीट को तुरंत ऊर्जा देने के लिए, किसी भी एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट देते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आपसे पूछ दिया जाए कौन सा कार्बोहाइड्रेट देते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या ट्राइसैकेराइड, तो आप कहेंगे सर मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, डाइसैकेराइड थोड़ी देर के बाद ऊर्जा प्रदान करता है, और जो पॉलीसैकेराइड है वो काफी देर के बाद आपको ऊर्जा प्रदान करता है ना। तो मोनोसैकेराइड यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल नंबर 1 ग्लूकोज, नंबर 1 ग्लूकोज, नंबर 2 फ्रक्टोज, नंबर 2 फ्रक्टोज, ठीक है। आपने फ्रक्टोज के बारे में कहीं सुना होगा, है ना। फ्रक्टोज क्या होता है, फलों की शर्करा। जब आप जूस पीते हैं किसी फल का तो आपको क्या मिलती है, तो आप कहेंगे फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और एक है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज ये दूध की शर्करा है ना। तो पहला क्या हो गया भैया, पहला हो गया ग्लूकोज, दूसरा हो गया फ्रक्टोज। तो इसमें कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सबसे मीठी प्राकृतिक शुगर किसे कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे मीठी प्राकृतिक शुगर कौन सी है, तो आप कहेंगे फ्रक्टोज है। या दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है वो क्या है, तो लैक्टोज तो है, लेकिन कौन सी, गैलेक्टोज के बारे में जानेंगे। बताइए सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताइए फटाक से। बहुत बढ़िया। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, है ना। तो दूध के पाचन के फलस्वरूप, दूध के पाचन के बाद मिलने वाली शर्करा, है ना। और दूध में कौन सा होता है शर्करा, दूध में, मिल्क में कौन सी होती है, तो आप कहेंगे लैक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा होती है, शुगर होती है, तो दूध में होती है लैक्टोज। बताइए सारी बातें क्लियर है। फ्रक्टोज क्या है, सबसे मीठी प्राकृतिक शुगर है, सबसे मीठी नेचुरल शुगर है, मीठी प्राकृतिक शर्करा है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, जो फलों के रस में से प्राप्त होती है, फलों के रस से प्राप्त होती है, फलों के रस से प्राप्त होने वाली शर्करा है। बताइए सारी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, रक्त में कौन सी शर्करा होती है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है कि गैलेक्टोज होता है। ब्लड में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज होता है कि फ्रक्टोज होता है कि आपका गैलेक्टोज होता है, जल्दी फटाक से। तो आप कहेंगे सर ब्लड में आपका ग्लूकोज होता है। क्लियर है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज किसका एग्जांपल हो गया, मोनोसैकेराइड का। अब हम लोग बात करेंगे ऑलिगोसैकेराइड की या डाइसैकेराइड की। अब हम लोग बात करेंगे ऑलिगोसैकेराइड की या डाइसैकेराइड की, ऑलिगोसैकेराइड की या डाइसैकेराइड की। तो डाइसैकेराइड में क्या होगा, ग्लूकोज के 2 अणु मिल जाएं, गैलेक्टोज के 2 अणु मिल जाएं। बात समझ आ रही, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज के 2 अणु मिल जाएंगे तो उसमें क्या बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा डाइसैकेराइड। बात समझ में आ गई। जैसे सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया और माल्टोज हो गया, ठीक है। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज इसे कहते हैं चीनी, शुगर, जो घर की चीनी होती है इसे टेबल शुगर, ठीक है। तो जो घर की चीनी होती है उसी को हम लोग कहते हैं सुक्रोज। जो घर की चीनी होती है, चीनी कम है ना, तो जो घर की चीनी होती है उसी को हम लोग कहते हैं। ओके चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो अगर पीसीएस का पेपर आप जब देने जाएंगे, सुनिएगा, यदि सिविल सर्विसेज का पेपर देने जाएंगे तो वो कहता है कि सुक्रोज का निर्माण कैसे होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ग्लूकोज गैलेक्टोज से, फ्रक्टोज और फ्रक्टोज से, ऐसे करके ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है ना। तो एक ग्लूकोज, सुनिएगा, जब एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का, सुनते रहे ना, जब ग्लूकोज का एक अणु फ्रक्टोज के एक अणु के साथ मिलता है
तब जाके बनता है सुक्रोज। बात समझ में आ रही है? और सुक्रोज सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है गन्ना और चुकंदर में, क्योंकि चीनी का निर्माण किससे होता है? चीनी का निर्माण या तो गन्ने से होगा और या तो आपका चुकंदर से होगा। बताइए, सारी बातें समझ में आई है ना? तो एग्जाम्पल यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? एग्जाम्पल शुगर केन एंड चुन्ना लिख दिया हमने यहां पे, ये क्या है? चुकंदर, सॉरी चुकंदर। ठीक है, तो गन्ना और चुकंदर में सबसे ज्यादा मात्रा में आपको सुक्रोज मिलेगा। लैक्टोज बता चुका हूं, ये दूध की शर्करा है, दूध की शर्करा है लैक्टोज। ठीक है, और हमने आपको पहले ही दिन बताया था कि लैक्ट जहां पर भी मिल जाए, कहीं पर भी लैक्ट मिल जाता है तो वहां पे दूध ही होता है। लेकिन लैक्टोज बनता कैसे है? तो जब एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु गैलेक्टोज का, याद रखिएगा, एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु गैलेक्टोज का, किसका बच्चे? गैलेक्टोज। तो एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु गैलेक्टोज का, जब ये दोनों मिलेंगे तब आपका बनेगा लैक्टोज। तो लैक्टोज का निर्माण कैसे होगा? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू लैक्टोज। कठिन तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना? माल्टोज की बात बताई जाए, जो अंकुरित बीज होते हैं, जैसे अंकुरित चना आना होता है ना, जैसे आप बादाम होता है तो बादाम काजू किशमिश को आप भिगो दीजिए, है ना? तो जैसे भिगोएंगे तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी कार्बोहाइड्रेट बनती है? तो आप कहेंगे माल्टोज। बताइए, याद रहेगा? तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें माल्टोज पाया जाता है। ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो माल्टोज में हम लोग क्या लिखेंगे? माल्टोज या अंकुरित बीजों या अंकुरित चने में और ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है। ये जब 2 यूनिट ग्लूकोज मिलते हैं, ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू बनता है माल्टोज। इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? तो आप कहेंगे माल्टोज। याद रखना है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखा? तुरंत एनर्जी कौन देगा? तुरंत एनर्जी कौन देगा? ग्लूकोज, है ना? तो माल्टोज कैसे बनता है ना? तो लिखेंगे यह अंकुरित बीजों में, यह अंकुरित चने या बीजों या सूखे फलों में पाया जाता है, सूखे फलों में पाया जाता है, जैसे काजू किशमिश, काजू किशमिश, बादाम एक्सेट्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह कार्ब्स में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। यह कार्ब्स में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और यह बनता कैसे है? तो आप कहेंगे जब ग्लूकोज के 2 अणु मिलते हैं, ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज। याद रखिएगा, जब ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल जाता है तब बनता है माल्टोज। तो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से फटाफट से सब लोग ये सर बोलेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला तो सुक्रोज बना, ग्लूकोज और ग्लूकोज बना तो माल्टोज बना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिला तो लैक्टोज बना, है ना? तो डाइसैकराइड समझ में आया? जल्दी से बोला करो भाई, डाइसैकराइड समझ में आया? तो हम लोग को क्या क्या समझ में आया? हम लोग ने एक बार फिर से रिपीट करेंगे फटाफट से। टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, सिर्फ टेंशन देने का। तो पोषण क्या होता है? तो पोषण ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ने खाना खाया और खाना खाने के बाद उसको ऊर्जा प्राप्त हुई और ऑर्गन चलना शुरू हुए, है ना? और ये पोषण जो है, वो जो ऊर्जा है वो किससे प्राप्त होती है? कुछ पदार्थों से, न्यूट्रिएंट से प्राप्त होती है, पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। तो पोषक तत्व को हमने 2 भागों में बांटा, एक था ऑर्गेनिक, एक था आपका इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बनिक में आपके क्या क्या हमने आपको बताया? कार्बनिक में हमने आपको बताए थे विटामिन, कार्ब्स, प्रोटीन, और क्या बताया था भाई? और क्या बताया? फैट, है ना? इसके बाद इनऑर्गेनिक में क्या बताया हमने? सॉल्ट बताया, और क्या बताया? वाटर बताया। सॉल्ट बताया और क्या बताया भैया? वाटर बताया। तो यहीं पर हमने आपको कहा छाटिए फटाक से, तो फिर आपने छाट के अलग किया।
इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर बात करी कि कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, तो 1:2:1 होता है। हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो कार्बोहाइड्रेट जिम्मेदार है। किसी भी एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम लोग क्या प्रदान करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट देते हैं। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़े हम लोगों ने, एक है मोनोसैकेराइड, एक है डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड को हम लोग ओलिगोसैकेराइड का नाम भी देते हैं। बताइए, समझ में आ गया। फिर इसके डाइसैकेराइड के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझा। माल्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है, माल्टोज को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। तो अब हम लोग बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे। तो तीसरा हम लोग को देखना है पॉलीसैकेराइड। जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ाते हैं, क्यों बताओ, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड है ना। अब क्या होंगे, ग्लूकोज के बहुत सारे अणु होंगे, है ना। तो ग्लूकोज का एक अणु था तो वो मोनोसैकेराइड था, 2 अणु हो गए तो ये डाइसैकेराइड हो गया। अब ग्लूकोज के बहुत सारे अणु हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड के भीतर क्या क्या आता है, तो आप कहेंगे स्टार्च। स्टार्च को हिंदी में कहते हैं मंड। जैसे आपने आलू काटा, आलू जान, अरे भैया आलू है ना, आलू को आप 2 भागों में काट दो, है ना, और उसको अपने हाथ में रगड़ो तो फिर उसमें आलू में पानी निकलेगा। जो आलू में पानी निकल रहा है ना, बस वही तो स्टार्च है, उसी को तो मंड कह रहे हैं। तो यहां पे इसके 2 एग्जांपल हो जाएंगे पॉलीसैकेराइड के, एक हो जाएगा स्टार्च और दूसरा हो जाएगा आपका सेल्यूलोज। क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज। बताइए, याद रखोगे। तो पहला क्या बताया, स्टार्च, और दूसरा क्या बताया, सेल्यूलोज। हिंदी में लिख देते, हिंदी में स्टार्च को कहते हैं मंड, है ना, और सेल्यूलोज तो सेल्यूलोज ही है, सेल्यूलोज तो सेल्यूलोज ही है। ठीक है, सेल चैप्टर पढ़ाना, सेल, सेल, हाँ, तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप कहते हैं सेल्यूलोज की बनी होती है। सुनिएगा, जब हम लोग कपी थे, जब हम लोग क्या थे, कपी, यानी कि बंदर, अंदर बंदर नहीं, कपी के अंदर बंदर नहीं आते, याद रखना है। कपी में कौन, एप्स में कौन आता है, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरांगुटान, ये सब आते हैं, बंदर नहीं आता है। क्लियर है, हाँ। तो जब हम लोग कपी हुआ करते थे तो हम लोग क्या करते थे, पेड़ की छाल नोच के खा जाते थे। ऐसे पत्ता लिया, ऐसे पत्ता खींचा, पट्टे से खा लिया, है ना, गर्मी लग रही है, ठीक है, तो पत्ता लिया, पत्ता खींचा, पट्टे से खा लिया। अरे हाँ कि ना। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले हमारे पास अपेंडिक्स होती थी। क्या होती थी, अपेंडिक्स होती थी। फिर अपेंडिक्स का काम क्या था, पॉलीसैकेराइड का पाचन करना, सेल्यूलोज का पाचन करना। सुनिएगा, लैमार्क ने क्या बताया, जिस अंग का प्रयोग करोगे वो बढ़ेगा और जिस अंग का प्रयोग करना बंद कर दोगे वो धीमे धीमे विलुप्त हो जाएगा। हाँ कि ना। तो सेल्यूलोज का काम क्या था, है ना, सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए, सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए, सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए पहले हमारे पास हुआ करती थी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, बात समझ में आ रही है। आप देखेंगे बड़ी आंत में होती है क्या, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। लेकिन धीमे धीमे मनुष्य ने क्या किया कि पेड़ पौधों की छाल वाल को खाना बंद कर दिया, तो अपेंडिक्स का काम खत्म हो गया। धीमे धीमे अपेंडिक्स क्या बन गई, वेस्टिजियल ऑर्गन बन गई। क्या बन गई भैया, ये बन गई वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब क्या है, अवशेषी अंग। अरे हाँ कि ना। जैसे ये जो कान खड़े हैं ना तुम्हारे, ये ईयर पिन्ना किसी काम के नहीं होते, बस ऐसे खड़े रहते हैं, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये भी कौन सा अंग है, अवशेषी अंग है। अक्ल डाल कैसे अंग है, अवशेषी अंग है, विजडम टीथ जिसे कह रहे हैं, है ना। तो अपेंडिक्स वगैरह क्या वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो अपेंडिक्स क्या हो गई, वेस्टिजियल ऑर्गन। अगर आपसे पूछा जाए कि अपेंडिक्स का काम क्या था, तो आप कहेंगे सेल्यूलोज का पाचन करना, पॉलीसैकेराइड का पाचन करने के लिए अपेंडिक्स हुआ करती थी। तो सेल्यूलोज क्या है एक प्रकार से, तो सेल्यूलोज इज अ सेल वॉल। सेल्यूलोज क्या होती है ना, पौधों की कोशिका भित्ति होती है। प्लांट की क्या होती है, प्लांट्स की क्या होती है भैया, प्लांट्स की सेल वॉल होती है। बात समझ में आ रही है। और जंतु कोशिका के अंदर सेल वॉल कहां पाई जाती है, तुम्हारे अंदर पाई जा रही है क्या सेल वॉल, नहीं पाई जा रही, ठीक है। चलिए, स्टार्च क्या होता है, इसको कहते हैं मंड, इसको क्या कहते हैं, मंड। और एक प्रकार का ये क्या है, पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट है। इससे हम आपको मजेदार बताएं, हाँ,
आप लोग कैप्सूल खाए होगे, है ना, कभी कोई बीमार हो, भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन जब कोई बीमार होता है तो उसको देखा कैप्सूल दी जाती है, तो कैप्सूल का खोल होता है। तो पहले मैं बचपन में सोचता था ये प्लास्टिक के अंदर कैसे होता है कि नहीं, फिर पता चला नहीं, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना। तो ये जो स्टार्च या मंड होता है, ये सबसे ज्यादा मात्रा में, सुना होगा आपने ना, ये चावल का माड़ है। तो ये जो माड़ है ना, बस वही तो स्टार्च है ना। आलू और चावल में सबसे ज्यादा मात्रा में आपका स्टार्च पाया जाता है ना। अब क्वेश्चन ये है कि स्टार्च का पाचन कौन करता है, तो हमारे लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। याद रखिएगा, हमारे लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, स्टार्च का पाचन वही एंजाइम कर देता है। बताइए, सारी बातें आपको समझ में आई? जल्दी बताएंगे फटाक से, जल्दी से। बहुत बढ़िया, चलिए, तो सब लोग ये सर बोलते रहे, है ना, मजा आएगी। ठीक है, तो स्टार्च का, अच्छा और भी क्वेश्चन बनाए, हाँ, तो यहां लिख सकते हैं कैप्सूल का खोल, है ना, दवाइयों में प्रयोग किए जाने वाले, दवाई में प्रयोग किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले, किए जाने वाले कैप्सूल का आवरण, कैप्सूल का आवरण, आवरण बना होता है किसका, तो आप कहेंगे स्टार्च का। कुछ नई बातें बताते हैं, सुन के मजा आ जाएगी। क्या? स्टार्च का पाचन, सुनिएगा, स्टार्च का पाचन, जितने भी कार्बोहाइड्रेट हमने आपको बताए हैं, एमाइलेज हो, सॉरी एमाइलेज कह रहे हैं, माल्टोज हो, लैक्टोज हो, बात समझ आ रही है, तो जितने भी हमने आपको कार्ब्स बताए हैं, उन सभी कार्ब्स का जो पाचन है वो एमाइलेज एंजाइम करता है छोटी आंत में। सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, तो यहां पे जो बता रहा हूं उसको सुनिए, सुनो, देखो, तो स्टार्च का पाचन कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे टाइलिन। ठीक है, स्टार्च का पाचन कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे टाइलिन कर रहा है। स्टार्च का पाचन कौन कर रहा है, टाइलिन। टाइलिन कहां पाया जाता है, लार में पाया जाता है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम, लार में पाया जाने वाला क्या है भैया, एंजाइम। बस सुनते रहना, जितने टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्जैक्टली पेपर में मैच करेगा, देख लीजिएगा। हो सकता है मैं बहुत सारे टॉपिक इधर उधर ना पढ़ाऊं, हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको लगभग 3-4 घंटे कोई एक टॉपिक पढ़ाए उसमें से क्वेश्चन ही ना आता हो। जो पिछले 20-20 सालों में पूछे गए प्रश्न है और लगातार जो ट्रेंड चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। आपको खलीफा नहीं बन जाना है। बात समझ में आ रही है? खलीफा जानते हो कौन था, बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्च का पाचन कौन करता है, तो आप कहेंगे टाइलिन करता है, और टाइलिन जो है वह एंजाइम है जो कि कहां पाई जाती है, लार में। बताइए, यहां तक बात क्लियर है? ये पहला पॉइंट है। बाकी सभी कार्ब्स का पाचन, बाकी सभी कार्ब्स का जो पाचन है, बाकी सभी कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो किसकी सहायता से होता है, तो आप कहेंगे एमाइलेज नाम के एंजाइम से। किस नाम के, एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम। कौन करता है, एमाइलेज एंजाइम। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इसको ऐसे ही याद करेंगे, ठीक है, एमाइलेज एंजाइम करता है। और इनका पाचन कहां होगा, इनका पाचन होगा छोटी आंत में, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है? इसके बाद एमाइलेज एंजाइम कहां से निकलता है, कहां से स्रावित होता है, यह प्रश्न है कि एमाइलेज एंजाइम सर्वाधिक मात्रा में कहां से स्रावित होता है या निकलता है, तो आप कहेंगे पैनक्रियाज से, अग्नाशय से, पैनक्रियाज से। बताइए, सारी बातें क्लियर है? वन बाय वन करके आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? जल्दी बताओ, यहां तक सारी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, जितनी बातें हमने आपको बताई हैं, जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया। प्रश्न, प्रश्न, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? ये प्रीवियस ईयर के पेपर है,
हम आपको क्वेश्चन जो बने हैं वही बताते चलेंगे, तो याद रखना है आपको। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? तो नंबर 1 पर याद कर लीजिए, ओट्स। ओट्स सुना होगा ना कि भैया क्या खाते हो सुबह, तो कहता है ओट्स खाता हूं मैं, है ना। और ओट्स अगर ऑप्शन में नहीं आता तो याद रखिएगा दूसरा ऑप्शन याद कर लीजिएगा, जई। जानते हो जई? मम्मी से पूछ लेना, जई की दलिया। गेहूं की दलिया नहीं खानी है, ओट्स वही, है ना। ओट्स में कौन सा ओट्स? जई की, जो जई ओट्स होते हैं ना, अरे मिलते हैं बाजार में। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो आपने कहा दलिया में, ओट्स में पाया जाता है। और अगर कहा जाए कौन किसके ओट्स में, गेहूं के ओट्स में, चने के ओट्स में, किसमें, कौन सी किसके ओट्स में? तो आप कहेंगे जई की ओट्स में। बताइए, सारी बातें क्लियर रहेंगी। इससे डीपली कुछ नहीं पूछेगा, जितना डीपली हमने आपको पढ़ाया है उससे डीपली कुछ नहीं पूछेगा, गारंटी। ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आप विश्वास मानिए उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के बाद सेकंड टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट के बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के बाद जो सेकंड टॉपिक हमारा आएगा वो प्रोटीन आएगा। प्रोटीन के बाद फैट पढ़ेंगे, फैट के बाद मिनरल्स, वाटर, ये सब पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग विटामिन पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक, प्रोटीन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? और प्रोटीन शब्द किसने दिया? प्रोटीन शब्द, तो प्रोटीन का नामकरण किया था मुल्डर ने। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन का नामकरण किसने किया था, तो प्रोटीन का नामकरण किया था मुल्डर ने। ओके ओके ओके, सुनते रहिएगा, देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन का नामकरण किसने किया था, है ना, नाम किसने किया था, नॉमिनेशन किसने किया था, तो आप कहेंगे मुल्डर ने। लेकिन प्रोटीन शब्द किसने दिया था, तो आप कहेंगे बर्जीलियस ने। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आप कहेंगे बर्जीलियस ने। और नामकरण किसने किया था? मुल्डर ने। और बर्जीलियस ने ही सबसे पहले बताया था कि जो प्रोटीन होता है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। मानव शरीर का लगभग 15% जो भाग होता है वो प्रोटीन से बना होता है, और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। जितने भी प्रोटीन हैं उन सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? जब कोशिका की टूट फूट हो जाती है, जब कोई कोशिका डैमेज हो जाती है, चोट लगने पर जो सेल्स हैं जब वो डैमेज हो जाती हैं, तो उनकी मरम्मत करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। इतनी बात आपको समझ में आई? जल्दी से, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां पर हम लोग 1 बाय 1 करके सारी बातें करेंगे। पता नहीं एसी क्यों नहीं चल रही है, क्या हो गया एसी को? हाँ, चलिए, तो हमने क्या कहा, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य है, एक सेकंड सॉरी, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? कोशिकाओं में हुई टूट फूट की मरम्मत करना और है ना, शरीर को मजबूती प्रदान करना, या कोशिकाओं को, शरीर की जगह कोशिका लिख देंगे ज़्यादा सही रहेगा, सेल को मजबूती प्रदान करना। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो प्रोटीन हो गया। अब यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, बस सुनते रहना है आपको। प्रोटीन में क्या क्या होता है? कार्बन, प्रोटीन में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये काप्स हो गया। इसी के तहत हमने क्या बताया? सभी प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। जब तक नाइट्रोजन नहीं पाया जाएगा जब तक प्रोटीन बनेगा नहीं। एक और याद कर लो, सल्फर। तो ये 5 एलिमेंट आप याद कर लो प्रोटीन के निर्माण में। कौन कौन सा बताया? कार्बन बताया, इसके बाद हाइड्रोजन बताया, इसके बाद ऑक्सीजन बताया, फिर नाइट्रोजन बताया, और फिर सल्फर। क्योंकि एक बार प्रश्न पूछा गया पेपर में कि निम्न में से किसकी कमी से प्रोटीन नहीं बन सकता है, और उसमें नाइट्रोजन ऑप्शन में था, तो आपने नाइट्रोजन लगा दिया। एक बार नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं था, इसलिए मैंने फिर सल्फर आंसर आया था, तो आंसर फिर हम लोगों ने सल्फर लगा दिया। ठीक है, एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए?
तो आप कहेंगे मिनिमम 45 ग्राम। ठीक है, मैक्सिमम तो और ज़्यादा ले सकते हैं, तो मिनिमम आपको कितने चाहिए, तो आप कहेंगे 45 ग्राम। बताइए, सारी बातें क्लियर हैं? चाहे फीमेल को पूछे और चाहे मेल को पूछे, है ना, मिनिमम दोनों को बता दिया है, 45 ग्राम को प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। बताइए, सारी बातें क्लियर है कि नहीं है? फटाक से। इसके बाद प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो आप कहेंगे अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल की कुल संख्या 22 है। याद रखिएगा, कुल संख्या कितनी है? 22 है, जिसमें से हम लोगों को सिर्फ 20 पढ़नी पड़ती है, 10 और 10 जो अमीनो अम्ल हैं वो भोजन से प्राप्त होते हैं, और जो बाकी 10 हैं वो हमारे शरीर में स्वयं बनते हैं। शरीर में स्वयं बनते हैं। शरीर में स्वयं बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो भोजन से प्राप्त होते हैं वो ज़्यादा कारगर होते हैं अच्छे अमीनो अम्ल का निर्माण करने के लिए। बताइए, फटाफट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ तक हम लोग को बात समझ में आई। तो प्रोटीन का निर्माण समझाया, एक व्यक्ति को कितना प्रोटीन चाहिए। जैसे एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछते हैं, आप सभी को पता होगा, सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सभी लोग को पता है सर्वाधिक प्रोटीन, आंसर मन में चिल्ला भी दिया होगा, 42% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। कितना? 42%। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रोटीन के टाइप, प्रोटीन के प्रकार। यहाँ पे प्रोटीन के प्रकार देखना है। हो सकता है आप लोगों ने किताबों में पढ़ा हो, लेकिन मैं पहले पूछूंगा, मन में एक बार रिपीट कीजिएगा। अगर आपके आता है तो बढ़िया है, कमेंट कीजिए, और अगर नहीं आता है तो फिर पढ़ लीजिए आराम से। आई विश कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे। अब वो तो आप मन में सोच ही रहे होंगे कि अरे यार, हाँ के चले जा रहे हैं, पेपर है ना, अभी ढूंढ के आए हो ना, लगा दो जान, कुछ देर के लिए है। किताबों में तो बवंडर दिया इतना सारा, उतना तो नहीं पढ़ा रहे हैं तुमको हम, सिर्फ उतना पढ़ाएंगे जितने से पेपर आ जाए। क्या बोलते हो? ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। तो प्रोटीन के प्रकार, अब यहाँ पे प्रोटीन के प्रकार हम लोग ऐसे नहीं पढ़ने वाले हैं कि सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं, है ना, फ्रैक्शनल प्रोटीन क्या होते हैं, ऐसा नहीं पढ़ना। हम लोग को नीट की तैयारी नहीं करनी, हम लोगों को जो पेपर में आना है सीधे वही पढ़ना है, नीट की तैयारी नहीं करनी। अब प्रोटीन के प्रकार में क्या क्या है, जैसे आपसे पूछा जाएगा दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये क्या कह रहा है। मटर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ना, मटर में कौन सा, गेहूं में कौन सा, ठीक है। इसके बाद एक सेकेंड खामोश, चलो अगला, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अंडा। इसके बाद रक्त में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, रक्त में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सा पाया जाता है। इसके बाद दाल हो गया, मटर हो गया, गेहूं हो गया, मांसपेशी हो गई, है ना, और अंडा हो गया। चलो अभी तक इतना ही बताओ, अभी धीमे धीमे और ध्यान आएगा, हाँ, मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अभी धीमे धीमे बहुत सारे ध्यान आएंगे। मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कम से कम 10 तो पढ़ाऊंगा, चाहे कहीं से भी ढूंढ के लाऊं, 10 तो बताऊंगा ही बताऊंगा। तो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है, केसीन। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दूध में जो सफेदपन होता है, क्वेश्चन है दूध में जो सफेदपन होता है वो किस कारण से होता है। तो आपने कहा दूध में केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। मांसपेशी में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो है मायोसिन। मायोसिन। गेहूं में पाया जाता है ग्लूटिन, मटर में पाया जाता है फैसिओलिन, मटर में पाया जाने वाला प्रोटीन है फैसिओलिन। देखो याद आया। कपास में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। चलिए अभी और याद आएगा। अगला, दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोलैमिन।
दाल में कौन सा पाया जाता है? प्रोलैमिन। इसके बाद अंडे में पाया जाता है एल्ब्यूमिन। अंडे में पाया जाता है एल्ब्यूमिन। रक्त में पाया जाता है ग्लोब्यूलिन। रक्त में पाया जाता है ग्लोब्यूलिन। रक्त में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन है जीन। और कपास में पाया जाने वाला प्रोटीन है गैसोपीन। गैसोपीन। बताइए समझ में आओ कि ना आओ? जल्दी सभी लोगों को, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग फटाफट से। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सभी लोग अपने मन में एक बार सोचेंगे समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी बताएंगे फटाक से, जल्दी। तो मांसपेशियों के अस्थि भी याद कर लो ना। अस्थि देखो 10 तो हम करा ही देंगे। अस्थि, अस्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन, हड्डी में पाया जाने वाला प्रोटीन, तो आप कहेंगे ओसीन। क्या क्या? ओसीन। ओसीन। ठीक है, तो अस्थि में पाया जाता है ओसीन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताएंगे फटाक से, जल्दी। डन। चलो आपको मैं कुछ अंतर बताता हूं। अंतर, एक अंतर बताता हूं, उसको याद रखिएगा। एक होता है केराटिन, एक होता है कैरोटिन। कभी कभी एग्जामिनर भी इसको समझ नहीं पाता है और उसको लगता है सब एक है ना? जो पेपर बनाने वाला है वो भी जल्दी जल्दी समझ नहीं पाता है और कभी कभी उल्टा भी कर देता है। लेकिन मैं आपको यहाँ सीधा सीधा समझाता हूँ। जैसे केराटिन, केराटिन इज अ प्रोटीन। केराटिन एक प्रोटीन है, इसको केराटिन कहते हैं। आपने देखा होगा शैम्पू का जब कभी ऐड आता है तो वहां पे आता है ना, कि इसमें है विटामिन ई प्लस केराटिन प्रोटीन, है ना? तो बस वही है। तो केराटिन क्या है? प्रोटीन है। कैरोटिन क्या है? ये पिगमेंट है। ये क्या है? पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब क्या है? वर्णक, यानी रंग देने वाला। तो जो आपने देखा होगा गाजर में पीला रंग होता है, गाजर में जो पीला रंग होता है, पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। गाजर का रंग पीला होता है, पत्तियों का रंग पीला होता है। तो इनका कारण क्या है? तो आप कहेंगे कैरोटीन। गाय के दूध का रंग पीला होता है, गाय के दूध का रंग पीला, गाय के दूध का रंग जो पीला होता है। तो गाय में जो दूध का रंग पीला हो गया है वो भी किस कारण से होता है? कैरोटीन, है ना? कि गाय खाती है भूसा, और भूसा होता है पीला, उसमें होता है कैरोटीन। और गाय का दूध भी क्या हो जाता है? अब तुम लोग भैंस का दूध सोच रहे होगे। चलो इतना दिमाग मत लगाओ। केराटिन क्या है? प्रोटीन है। तो केराटिन दो प्रकार का होता है, एक होता है अल्फा केराटिन, एक होता है बीटा केराटिन। ठीक है, एक होता है अल्फा केराटिन, एक होता है बीटा केराटिन। मनुष्य के बाल, पक्षियों के चोंच, मनुष्य के बाल, नाखून, पक्षियों की चोंच, है ना, जानवरों के खुर, जानवरों की सींगें, ये सब आपके जिस प्रोटीन से बने होते हैं वो होता है केराटिन। और कौन सा केराटिन? अल्फा केराटिन। कौन सा केराटिन? अल्फा केराटिन। और जो बीटा केराटिन है ये होता है मकड़ी का जाल। ये क्या होता है? मकड़ी का जाल, मकड़ी का जाल। बताइए याद रहेगा? याद रहेगा? पक्की बात है? पक्की बात है? पक्की बात, 100%। बहुत बढ़िया। अब अगला जो बताने जा रहे हैं उसको समझिए, बताया जाए। पक्का? क्वेश्चन पूछा गया, मकड़ी के जाल में जो बीटा केराटिन होता है और मकड़ी के जाल से बनाया जाता है रेशम। सुनिएगा, मकड़ी के जाल से बनाया जाता है रेशम और उस रेशम का नाम है गॉसिमर रेशम। क्या नाम है? गॉसिमर रेशम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया मैंने कि मकड़ी के जाल से जो रेशम बुना जाता है उस रेशम को कहते हैं गॉसिमर रेशम। कभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए हैं भैया? बच्चों कभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए हैं? नहीं लगाए ना? आज जाओ लगा डालो और देखोगे यार, अरे यार प्रीवियस ईयर को मारो गोली, सर की क्लास करके खत्म करो। समझ में आ गया? एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे। अच्छा, अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो आपको 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मात्र 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन है ना, जो प्रोटीन है वो आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं देता है। 1 ग्राम प्रोटीन आप लेंगे तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, मात्र 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। निम्न में से प्रोटीन छाटिए, निम्न में से
प्रोटीन छांटिए। जल्दी से क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोटीन। नंबर 1 प्रोथ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, हिपैरिन, हिपैरिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन, हीमोग्लोबिन। छाटो, जल्दी से छाटो, छाटो जल्दी से, जल्दी जल्दी छाटो। प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, हिपैरिन एंड हीमोग्लोबिन। सो प्रोटीन छाटना है ना, पक्की बात है। ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन नहीं है। हिपैरिन क्या है? एक प्रतिजामन है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट है ना। हिपैरिन क्या है? एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, प्रतिजामन है, जो रक्त का थक्का शरीर के अंदर नहीं जमने दे रहा है। जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो शरीर के अंदर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है, इसका नाम क्या है? हिपैरिन। तो याद रखिएगा, इसके कारण, इसके कारण शरीर के अंदर, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता, इसके कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता। तो आंसर विल बी हिपैरिन। तो प्रोटीन छाटिए, तो ये 3 प्रोटीन है, हिपैरिन प्रोटीन नहीं है, हिपैरिन प्रोटीन नहीं है, हिपैरिन प्रोटीन नहीं है। पक्की बात, 100% सीधी बात, नो बकवास। हाँ बहुत बढ़िया। चलो, कपास क्या है बताओ? कपास क्या है? व्हाट इज कॉटन? ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन है फैट वसा, ठीक है, या ऑप्शन है नन ऑफ दीज, NOT। चलिए, कपास क्या है? कपास सूत, भटके, कपास कार्बोहाइड्रेट है। कपास में गैसोपिन प्रोटीन तो है, बट कपास इज अ कार्बोहाइड्रेट। कपास कार्बोहाइड्रेट है, रेशम प्रोटीन है। याद रखिएगा, कपास क्या है बच्चे, है ना, कपास कार्बोहाइड्रेट है, जबकि सिल्क जो रेशम है, जो रेशम, जो रेशम है, रेशम इज अ प्रोटीन। रेशम क्या है? तो रेशम प्रोटीन है। तो कपास क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कुछ ऐसे प्रश्न आपके जो होश उड़ा दे, याद रखिएगा। बढ़ें आगे, जल्दी बताओ, बढ़ें आगे जल्दी। हाँ। आगे बढ़ें, चलो। अब देखेंगे प्रोटीन की कमी से रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, ठीक है। बात करेंगे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वासरकोर की। क्वासरकोर सब जगह अलग अलग लिखा रहता है, कहीं पर लिखा रहता है क्वासियोर कोर, कहीं भी लिखा रहता है क्वासरकोर, है ना। तो जैसा भी है ऐसा ही है, क्वासरकोर। 1.5 साल से जब बच्चा कम होता है, सुनिएगा, जब सॉरी 1.5 साल से जब ऊपर का बच्चा हो जाए, ठीक है, 1.5 साल से जब ऊपर बच्चा हो जाता है और उसका शरीर धीमे धीमे नीला पड़ने लगता है, बात समझ आ रही है? उसका जो शरीर है वो धीमे धीमे नीला होने लगता है, कमजोरी आना शुरू हो जाती है, भूख नहीं लगती है, बाल धीमे धीमे झड़ने शुरू हो जाते हैं। 1.5 साल के बच्चे के, 1.5 साल के बच्चे के जब ये सब काम होना शुरू हो जाता है तो कहते हैं उसको क्वासरकोर रोग हो गया है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शरीर नीला पड़ना याद रखना है, ओके। तो क्वासरकोर क्या रहेगा? क्वासरकोर। और दूसरा क्या है? मैरिमस। दूसरा क्या है? मैरिमस, ठीक है। तो याद रखना है, तो ये 2 रोग याद रखने हैं आपको।
पक्का? चलो, प्रोटीन कमी से दो रोग याद रखने हैं, क्वासरकोर और मैरिमस। आगे बढ़ा जाए, और क्या कर सकते हैं? हाँ, एक और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या? प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हो गया, और भी कुछ ऐसा प्रश्न जो पेपर में पूछा गया था। क्वासरकोर हो गया, मैरिमस हो गया। हाँ, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम, सभी एंटीजन और सभी एंटीबॉडी। सुनिएगा, एंटीबॉडी, ब्लड पढ़ा है ना? सभी एंटीजन, सभी एंजाइम और सभी एंटीबॉडी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लेकिन सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते, लेकिन सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते, लेकिन सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते। प्रोटीन से संबंधित एंजाइम देख लीजिए कि कौन कौन प्रोटीन के पाचन में, या प्रोटीन से संबंधित कौन कौन से एंजाइम है जो हमारे शरीर में प्रोटीन पर काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे दूध की अगर प्रोटीन है तो सिर्फ रेनिन काम करेगा, रेनिन, और बच्चों में सबसे तेज होता है। बाकी पेप्सिन, पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को दो भागों में तोड़ता है, सरल प्रोटीन और जटिल प्रोटीन। फिर आता है आपका इरैप्सिन, फिर आपका आता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। तो प्रोटीन के पाचन में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका कौन निभाता है ना? तो प्रोटीन के पाचन में सबसे अहम भूमिका ट्रिप्सिन निभाता है, सबसे अहम भूमिका, अहम भूमिका, है ना? सबसे ज़्यादा जो योगदान है प्रोटीन के पाचन में, प्रोटीन को कंज्यूम करने में, वो किसका है? तो कहेंगे ट्रिप्सिन का है। सारी बातें यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? सारी बातें क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब बात करेंगे हम लोग फैट की। तीसरा टॉपिक, टॉपिक नंबर 3, वो है फैट। छोटा सा है, तुरंत खत्म हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा या 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। वसा, वसा को हम लोग कहते हैं लिपिड्स, वसा को हम लोग क्या कहते हैं? लिपिड्स, लिपिड्स। पढ़ो ऐसा कि फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े, हैं? पढ़ो ऐसा दोबारा पढ़ना ना पड़े। तो वसा क्या है? व्हाट इज फैट? तो फैट इज अ बायोमोलिक्यूल। क्या है बच्चे? एक जैविक कण है, बायोमोलिक्यूल है, एक जैविक कण है जिसमें बहुत मात्रा में ऊर्जा होती है। जैसे आप अगर 1 ग्राम जब कार्बोहाइड्रेट ले रहे थे तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। आपने प्रोटीन लिया 1 ग्राम तो आपको मात्र 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई। लेकिन अगर आप 1 ग्राम फैट ले लेंगे तो 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। 1 ग्राम अगर आप फैट ले लेंगे तो आपको 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। यानी कि अगर यदि हम लोग यहाँ पर ऊर्जा की बात करें, यदि हम लोग ऊर्जा खपत की बात करें कि सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा कौन देता है, यानी कि दहन क्षमता किसकी ज्यादा होती है ना? यदि हम लोग यहाँ पर बात करें कि दहन क्षमता किसकी ज्यादा होती है तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा ऊर्जा में कौन प्रदान कर रहा है? तो आप कहेंगे वसा। और वसा के बाद कौन प्रदान कर रहा है? तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। और ये इतनी बार प्रश्न पूछा गया है पेपर में, कभी उठा के पेपर देखो तो मेरे भाई। फिर इसके बाद आएगा प्रोटीन। समझ में आ गया? अच्छा, अगर आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि संचित ईंधन किसे कहते हैं? संचित ईंधन, ठीक है। और एक पूछा गया है संचित भोजन किसे कहते हैं? तो एक्यूमुलेटेड फूड किसे कहते हैं, एक्यूमुलेटेड फ्यूल किसे कहते हैं? एक्यूमुलेटेड फ्यूल और एक्यूमुलेटेड फूड किसे कहते हैं? दोनों में अंतर है ना? तो एक्यूमुलेटेड फ्यूल किसे कहते हैं और एक्यूमुलेटेड फूड किसे कहते हैं? ये दोनों ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो संचित ईंधन किसे कहते हैं? फूड, फ्यूल, ठीक है। तो संचित ईंधन किसे कहते हैं? संचित भोजन किसे कहते हैं? तो संचित भोजन कहते हैं वसा को, संचित भोजन कहते हैं वसा को। यानी एक व्यक्ति जो उपवास करता है लेकिन उसके अंदर वसा की मात्रा ज्यादा है तो वो ज्यादा देर तक जीवित रह पाएगा। बात समझ आ रही है? और संचित ईंधन कहते हैं ग्लूकोज को, या फिर कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को। संचित ईंधन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा ऑप्शन में बढ़िया रहेगा, ग्लूकोज नहीं था पेपर में, ऑप्शन में था कार्ब्स। तो संचित ईंधन और संचित भोजन दोनों अंतर समझ में आ गए कि नहीं आ गए? जल्दी बताएंगे फटाक से। सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ, तो वसा का निर्माण होता कैसे है?
जब ग्लिसरॉल का एक अणु और फैटी एसिड जब मिल जाते हैं, जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलते हैं तो बनता है ट्राइग्लिसरॉल। क्या बनता है बच्चे? ट्राइग्लिसरॉल बनता है या ट्राइग्लिसराइड बनता है, और ट्राइग्लिसराइड को ही फैट कहते हैं। याद रखिएगा, फैट को क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पे फैट का निर्माण कैसे हमने बताया आपका? तो मैंने बताया एक ग्लिसरॉल होगा, ग्लिसरॉल, और क्या होगा? वसी अम्ल फैटी एसिड। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बनता है आपका वसा या ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। याद रखोगे। तो ट्राइग्लिसराइड को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? वसा कहते हैं। हाँ, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है कौन? वसा। अंगों को खराब होने से बचाता है कौन? वसा। हमारे शरीर को वाटर प्रूफ बनाता है कौन? वसा। आज समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। जैसे जो ये फैट है ना, ये हमारे शरीर के अंदर एक परत बना लेता है, जिससे जो पानी है वो हमारे शरीर से ज़्यादा मात्रा में निकल नहीं पाता है। याद रखना है आपको, ठीक है ना? क्लियर है? ओके। या फिर पानी अंदर भी नहीं आ पाता, दोनों बातें कर सकते हो। जल्दी बताओ। सारी बातें क्लियर है? बढ़ा जाए आगे? चलिए। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना फैट लेना चाहिए? जल्दी बताएंगे, एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना फैट लेना चाहिए? अप्रॉक्स बताइए फटाक से। एक व्यक्ति को प्रतिदिन, एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना फैट लेना चाहिए? मिनिमम मैक्सिमम दोनों बता देता हूँ। 45 से 75 ग्राम, ठीक है? मिनिमम कितना बताया? 45। हाँ, पर डे की बात बता रहा हूँ, पर डे की है ना। 45 से 75 ग्राम, मिनिमम 45, मैक्सिमम 75 ग्राम। और बता देता हूँ, और फैट पर बात कर ली जाए तो फैट को टाइप में तोड़ देते हैं। फैट दो प्रकार का होता है, एक होता है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है? संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। अब सुनिएगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लिक्विड में बदल जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो सॉलिड में बदल जाएगा। ये कौन सा फैट है? बताएंगे। एक होती है संतृप्त वसा और एक होती है असंतृप्त वसा। जल्दी बताएंगे, फटाक से बताए। और कौन सी वसा सही होती है, कौन सी खराब होती है? टाइप्स ऑफ फैट, टाइप्स ऑफ फैट, वसा के प्रकार, वसा के प्रकार। एक होती है संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा, इसे हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड फैट, ठीक है? और एक होती है असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। याद रखोगे। तो कैसे पहचाने कि संतृप्त कौन सी वसा है और असंतृप्त कौन सी है, कौन सी सैचुरेटेड है, कौन सी नॉन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है ना? देखो, टेम्परेचर बढ़ा दोगे, सुनिएगा, टेम्परेचर बढ़ा दोगे और टेम्परेचर कम कर दोगे। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये लिक्विड में आ जाएगी और टेम्परेचर घटा दोगे तो ये सॉलिड में आ जाएगी। तो ये कौन सी वसा है? तो आप कहेंगे ये संतृप्त वसा है, यानी इसका जो ऑक्सीडेशन है वो आसानी से नहीं होगा, ठीक है ना? तो संतृप्त वसा का जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? ऑक्सीकरण। संतृप्त वसा का जो ऑक्सीकरण है आसानी से नहीं होता, आसानी से नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। या फिर देखो, ऑक्सीकरण से तो आप समझा नहीं पाओगे, आप किससे बात कर पाओगे? आप सिर्फ सॉलिड और आप सिर्फ लिक्विड और ठोस अवस्था से पहचान सकते हो क्या क्या सैचुरेटेड है और कौन सी नॉन सैचुरेटेड है। इसी को उल्टा कर दीजिए, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण आसानी से हो जाएगा, ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा, आसानी से हो जाता है। और पहचान सिर्फ एक ही है, टेम्परेचर चाहे बढ़े और चाहे टेम्परेचर कम हो, है ना? दोनों ही अवस्था में ये किस में रहेगी भैया? आप कहेंगे लिक्विड फॉर्म में।
द्रव अवस्था में रहेगी। जैसे जैतून का तेल, बादाम का तेल, सरसों का तेल, है ना, सूरजमुखी का तेल, मछली का तेल, ये सब आपका क्या रहेगा, असंतृप्त वसा है। ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख लीजिए, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, ठीक है, मछली का तेल, अरंडी का तेल। ठीक है, तो ये सब आपके किसके आते हैं, ये सब आपकी असंतृप्त वसा होती है। ओके, है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें घी की, मक्खन की, नारियल के तेल की, हम लोग बात करें घी की, है ना, मक्खन की, नारियल का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल भी इसमें आ जाएगा। क्या बोलते हो, सरसों का तेल है कि नहीं, घी, मक्खन, नारियल का तेल, डालडा, सुना होगा आपने, डालडा। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएगा, आपका संतृप्त वसा में आ जाएगा। तो हम लोग को कौन सा लेना चाहिए, सबसे अच्छा, सबसे अच्छी वसा कौन सी होगी, तो आप कहेंगे असंतृप्त, अनसैचुरेटेड होगी। हमें खाने के लिए अनसैचुरेटेड फैट ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। और उसमें भी सबसे अच्छा क्या रहेगा, ऑलिव ऑयल रहेगा, जैतून का तेल होगा। आप कभी जाइए और ऑलिव ऑयल लेके आइए, उसका खाना बनाइए, है ना, उसका टेस्ट आपको अलग आएगा। और जैतून का तेल आप जब लेने जाएंगे तो आप कहेंगे अरे इतने में तो कम से कम 10 पैकेट रिफाइंड के तेल आ जाते हैं। हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अच्छा फैट कौन सा होगा, अच्छी वसा कौन सी होगी, तो कहेंगे सर अच्छी वसा असंतृप्त वसा है। अच्छी वसा कौन सी है, तो आप कहेंगे असंतृप्त वसा अच्छी वसा है। और इसमें सबसे अच्छी कौन सी होगी एग्जाम्पल के रूप में, तो आप कहेंगे ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, जैतून का तेल। सारी बातें समझ में आ गई हैं 100%? 100%। थकना मना है, थकेगा नहीं कोई भी, कोई थकेगा नहीं। अब क्वेश्चन है, ये बताइए मोटापा कैसे नापते हैं, जल्दी से जल्दी बताएंगे, मोटापा कैसे नापते हैं और मोटापा के लिए कौन सा टेस्ट होता है, जल्दी। मोटापा के लिए कौन सा टेस्ट होता है। अच्छा एक और बात, अगर आपके अंदर फैट ज़्यादा होगा, समझ रहे हो ना, तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, सुन रहे हो, अगर आपके अंदर फैट ज़्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो फिर ये कोरोनरी धमनी में जाकर जमेगा, कोरोनरी जो आर्टरी है उसमें जाके जमेगा। और जैसे कोरोनरी धमनी में अगर फैट जमना शुरू होगा तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम हार्ट अटैक, रिजल्ट हृदय आघात, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। ठीक है। अच्छा आइए बताइए, क्वेश्चन है, अगर कोलेस्ट्रॉल धमनी में जम जाएगा, अगर कोलेस्ट्रॉल धमनी में या सिरा में जम जाता है, तो जो फैट है यदि वो जम जाता है तो उसको निकालने के लिए हार्ट के जो ऑपरेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो आप एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं, एक क्या करा सकते हैं आप, एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं, और दूसरा आप बाईपास सर्जरी करा सकते हैं, है ना। यदि ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है तो आप ये करा सकते हैं, एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं और बाईपास सर्जरी करा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मोटापे की। तो मोटापा का मापन के लिए, मोटापा को मापने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो आप कहेंगे MBI टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है, MBI, है ना। अभी MBI क्या होता है, MBI फुल फॉर्म बताएगा, व्हाट इज MBI। MBI या फिर BMI कर सकते हैं, BMI ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पहले MBI कहा जाता था, अब BMI कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए, फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट। क्या है बच्चे, बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट, बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट। क्या सर हम घर पे भी माप सकते हैं कि हमारे अंदर मोटापा है कि नहीं है, क्या सर हम घर में भी माप सकते हैं कि हमारा मोटापा है कि नहीं है। आप बिल्कुल नाप सकते हो, आपका वजन कितना है आप उसको नाप लीजिए और अपनी हाइट माप लीजिए। बात समझ में आ रही है, तो आप क्या कीजिए, आप अपना किलोग्राम में वजन नाप लीजिए और अपनी जो हाइट है वो माप लीजिए, है ना। हाइट जो होगी वो वर्ग मीटर में होगी और ये किलोग्राम में होगा, तो बस इसको माप लीजिए। बात समझ में आ रही है। अगर जो वजन है वो 18 से कम है तो अंडर वेट आएगा, 18 से 25 है तो नॉर्मल आएगा, 25 से ज़्यादा है, अधिक
मतलब ऐसे करके निकाल दिया जाता है, कहने का तात्पर्य है। ठीक है, जल्दी बताइए। जब ऐसा करेंगे तब बता रहा हूं, जब ऐसा करेंगे तो बता रहा हूं, 30 से ज़्यादा आएगा तो मोटापा में शामिल हो जाओगे। 30 से ज़्यादा, ये जो रिजल्ट है, अगर ये 30 से ज़्यादा आया तो आप मोटापे में शामिल हो जाएंगे। ठीक है ना? तो मोटापा क्या होगा, जब ये जो रिजल्ट है वो 30 से ज़्यादा आएगा तब मोटापे पे आ जाएंगे। 18 से 25 होगा नॉर्मल है, 25 से 30 होगा तो बस वजन ज़्यादा है, मोटापा नहीं, बस वजन ज़्यादा है, और 30 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मोटापा शुरू हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जल्दी बताएंगे फटाक से। अगर वसा की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? वसा की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? वसा की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? जनन ग्रंथियां, जो गोनाइड ग्लैंड्स होती हैं, गोनाइड ग्लैंड्स होती हैं, जनन ग्रंथियों पर असर पड़ेगा, यानी कि जो गोनाइड ग्लैंड्स होती हैं उनका निर्माण करने भी लिपिड्स बहुत काम आते हैं, है ना? जनन ग्रंथियों के निर्माण में बाधा आएगी। दूसरा, त्वचा में रूखापन आ जाएगा, त्वचा में रूखापन आ जाएगा, जैसे मछली जैसी त्वचा हो जाती है फटी फटी, बिल्कुल वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वसा। बताइए सारी बात यहां तक समझ में आ गई कि नहीं? जितने बच्चे हैं फटाफट बताएंगे यहां तक आपको सारी बात क्लियर है कि नहीं है। अगर यहाँ तक सारी बात क्लियर है तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो विटामिन हम आपको सबसे बाद में पढ़ाएंगे। विटामिन जो है एक बड़ा टॉपिक है, विटामिन हम लोग इसको बाद में लेकर चलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग मिनरल्स पर बात करेंगे और थोड़ी सी बात वाटर पर करेंगे। ठीक है, जल्दी बताएंगे। तो जो अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक नंबर 4 होगा, 3 हो गया ना, तो टॉपिक नंबर 4 होगा। कौन सा? तो आप कहेंगे खनिज तत्व, मिनरल्स, मिनरल्स खनिज। अच्छा, खनिज का पाचन नहीं होता, अवशोषण होता है, याद रखिएगा। खनिज का क्या नहीं होता? पाचन नहीं होता। इनका पाचन नहीं बल्कि अवशोषण होता है, एब्जॉर्बेशन होता है। ठीक है, इनका पाचन नहीं होता। एसी चल नहीं रही, पता नहीं। इनका पाचन नहीं होता है, इनका क्या होता है बच्चे? अवशोषण होता है। ये हमें ऊर्जा नहीं देते, जैसे विटामिन है ना वो हमें ऊर्जा नहीं देती, वैसे ही हम लोग जो खनिज हैं वो भी हमको ऊर्जा नहीं देते, लेकिन हमारे शरीर का जो ऑर्गन है उसके कार्य प्रणाली को, है ना, बाधित होने से रोकते हैं। यानी हमारे कार्य की जो हमारी जो कार्य संचालन प्रणाली है उसको मजबूत बनाते हैं, उसको चलाने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है ना? अभी हम लोग बात करेंगे जैसे आयरन। तो आयरन हमको ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आप कहेंगे आयरन की कमी से होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो इनका पाचन नहीं होता बल्कि क्या होता है? अवशोषण होता है ना? ये हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते, ये हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते, ऊर्जा नहीं देते, बल्कि कार्य प्रणाली में सहायता प्रदान करते हैं, कार्य प्रणाली में सहायता प्रदान करते हैं, कार्य प्रणाली में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयरन की। ठीक है, Fe आयरन। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं जब तक, है ना, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, क्योंकि पता नहीं ये वाली एसी क्यों नहीं चल रही है, अभी तक चल रही थी। हाँ, आयरन के बारे में क्या क्या सोच रहे हो, जल्दी जल्दी बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, सबने सोच लिया? सबने पूरी तरीके से सोच लिया ना? 100%, बहुत बढ़िया। तो आयरन, जब भी आयरन की कमी हो जाए दुकान पे जाओ, 4-5 किलो सरिया ले लो और सरिया खा के खा जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने जब केमिस्ट्री पढ़ा तो केमिस्ट्री में पढ़ा आइसोटोप्स, समस्थानिक। ठीक है ना? समस्थानिक पढ़े नहीं पढ़े? आइसोटोप्स,
पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, है ना। तो जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, एटॉमिक नंबर तो समान रहता है, लेकिन जो कार्य प्रणाली होती है वो बिल्कुल अलग होती है ना। तो आयरन के कई प्रकार के आइसोटोप्स होंगे, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो समझिए। आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है, तो आप कहेंगे एनीमिया। आयरन की कमी से क्या होता है, तो आप कहेंगे एनीमिया होता है। एनीमिया को हिंदी में कहते हैं अवरक्तता। एनीमिया को हिंदी में कहते हैं अवरक्तता। अब ये एनीमिया या अवरक्तता होती क्या है, सुनिएगा। अवरक्तता, अब यहाँ लिखा रक्त, लिखा ना रक्त, रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। सुनिएगा, रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमो मतलब होता है आयरन, हीमो मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन एक प्रकार का क्या है बच्चे, प्रोटीन। हीमो मतलब होता है आयरन, सुनिएगा, हीमो मतलब क्या है, आयरन, और ग्लोबिन मतलब क्या है, प्रोटीन है। यानी कि, और हीमोग्लोबिन पाया किस में जाता है, तो आप कहेंगे आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड कार्पल्स में पाया जाता है, आरबीसी में। याद है ना पक्की बात। तो हीमोग्लोबिन पाया किस में जाता है, तो आप कहेंगे आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड कार्पल्स में पाया जाता है। अब यानी कि अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमो नहीं मिलेगा, ग्लोबिन ग्लोबिन रहेगा, यानी आरबीसी में प्रभाव पड़ेगा। आरबीसी में प्रभाव पड़ेगा, आरबीसी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी। आरबीसी में क्या नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी। और ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो होगा क्या, फिर ऊतक क्षय होना शुरू हो जाएंगे, जो टिश्यूज हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है इसी के साथ तो ऑक्सीजन मिलता है ना। और जैसे हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, बैगनी, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, बैगनी, है ना। अब इसके बाद ऑक्सीजन जब मिलता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है बच्चे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद रक्त का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड का रंग हमेशा क्या होता है, लाल होता है, आयरन ऑक्साइड। याद रखोगे, जैसे सेब है, सेब में आयरन होता है, काट के छोड़ दीजिए, देखिए जंग लग जाएगी। मंगल ग्रह लाल क्यों है, क्योंकि उसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में है। रक्त का रंग लाल क्यों है, क्योंकि आयरन की अधिकता पाई जाती है ना। तो आयरन किसमें किसमें आपको मिलेगा, आयरन किसमें किसमें आपको मिलेगा, पालक में मिलेगा, मेथी में मिलेगा, पुदीना में मिलेगा, धनिया में मिलेगा, चना में मिलेगा, इन सब में आपका क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। तो ये सब आयरन के क्या है बच्चे, स्रोत है। बताओ, तो पालक, मेथी, पुदीना, धनिया, चना, इन सब में क्या मिलेगा आपको, आयरन मिलेगा। अच्छा, एनीमिया किन किन प्रोटीन की कमी से कारण होता है, एनीमिया किन किन प्रोटीन, सुनिएगा, कौन कौन से प्रोटीन ऐसे हैं जो आयरन की वजह से ही जिंदा है, और अगर उनकी भी कमी हो जाए तो भी आपको क्या हो जाता है, एनीमिया। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबलामिन। तो B6, B9 और जो B12 हैं, इनकी कमी से भी एनीमिया होता है। बाकी लोग विटामिन में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। बताइए सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई। चलिए अगला, दूसरा आते हैं सोडियम। दूसरा आते हैं सोडियम। सोडियम, सोडियम कैसे प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे नमक के द्वारा। सोडियम हमारे शरीर को कैसे प्राप्त होता है, नमक से, नमक से प्राप्त होता है। सुनिएगा कैसे, NaCl होता है। क्या होता है, NaCl होता है। बेटा समझ में ना आए तो हमको बताना जरूर, बात समझ में आ रही है हमको बताना जरूर, जहां पर प्रॉब्लम हो वहां पे कमेंट कर देना, वरना मजा नहीं आएगी, ठीक है ना। तीसरा, यहां पर अभी बता रहा हूं, जब NaCl लिखा है तो यहां पे Cl भी लिख लेता हूं, क्लोरीन, Cl क्लोरीन, एक साथ समझ लेंगे। तो देखिए, नमक हम लोग जब लेते हैं तो हमको प्राप्त होता है सोडियम और क्लोरीन। तो जो सोडियम है वो क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है, हृदय गति को बढ़ाता है। सुनिएगा, हृदय गति को बढ़ाता है। जो सोडियम है वो क्या करता है, हृदय गति को बढ़ाता है। सुनते रहना, ठीक है। अब जो बता रहा हूं उसको सुनिएगा। सोडियम हार्ट बीट को बढ़ाता है,
हृदय की गति को बढ़ाने का काम सोडियम करता है। जब कोई नार्को टेस्ट कराया जाता है तो नार्को टेस्ट में सोडियम का 5 गुना इंजेक्शन एथिल अल्कोहल के साथ मिलाकर दिया जाता है, सोडियम पेंटाथॉल। जैसे सोडियम पेंटाथॉल हम लोग लेते हैं वैसे हमारी हार्ट बीट जो होती है वो बहुत तेज बढ़ती है। और हम लोगों को पता है कि जब कोई व्यक्ति डरता है, जब कोई व्यक्ति डर जाता है तो डर के मारे वो सच बोलेगा ही बोलेगा। तो डरा कर सच को निकालना ही नार्को टेस्ट होता है। यहाँ पर हार्ट बीट बढ़ा दी जाती है तो व्यक्ति डरना शुरू हो जाता है, उसके पसीना निकलना शुरू हो जाता है, हाथ पैर कांपना शुरू हो जाता है। और इसके बाद जो सोडियम पेंटाथॉल है, जो अल्कोहल है, वो उसके नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा ब्रेक करना शुरू कर देता है। इसलिए व्यक्ति झूठ जल्दी से नहीं बोल पाता है और जो उसके दिमाग में सच चल रहा होता है वो ठीक उसी को बोल देता है। बात समझ में आ रही है ना? तो बहुत सारे हार्ट के जो डिसीज जो पेशेंट थे उनके ऊपर जब नार्को टेस्ट किया गया तो उनका जो ब्लड प्रेशर था, जो हार्ट बीट थी, वो घट बढ़ गई और वो उसमें मर भी गए हैं। इसलिए नार्को टेस्ट हमारे यहाँ भी बैन कर दिया गया है। तो जो सोडियम है वो क्या करता है, हृदय गति को बढ़ाता है। आप देखिएगा जब भी आपका बीपी लो हो जाएगा, जब भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, आपको नमक का घोल दिया जाएगा। जब भी ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाएगा, है ना, वैसे हृदय गति को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो कहेंगे नमक का घोल देते हैं। हाँ कि ना, देते कि नहीं देते हैं? इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, और भी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। क्या 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 बीपी लो हो जाएगा। हाँ, अगर बीपी हाई हो जाता है तो चीनी का घोल दे देते हैं। बीपी हाई हो जाता है तो क्या कर देते हैं, चीनी का घोल दे देते हैं। बीपी हाई हो जाता है तो चीनी का घोल देते देते हैं। अब जो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन चला जाता है पेट में और बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो क्लोरीन है ये चला जाता है पेट में और पेट में बनाता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है ये समझना है। भोजन आपने जो किया है, आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहकर टूटता है। क्या होता है, टूटता है ना। तो भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को पेट के अंदर सड़ने से बचाता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हमारे आमाशय में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, उन्हीं में से एक सेल्स होती है ऑक्सेंटिक सेल्स। क्या होती है बच्चे, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं होती हैं, ऑक्सेंटिक सेल्स, ऑक्सेंटिक सेल्स याद रखिएगा। तो ऑक्सेंटिक सेल्स, तो ऑक्सेंटिक सेल से ही निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो क्लोरीन है वो हमको प्राप्त होता है नमक से। बताइए, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो भोजन को सड़ने से बचाने के लिए काम आता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो क्लोरीन है अगर इसकी कमी हो जाएगी तो व्यक्ति को भूख लगना बंद हो जाएगी, मांसपेशियों में ऐंठन सी होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, सोडियम और क्लोरीन अगर आपको ये दोनों प्राप्त करने हैं तो आप समुद्री भोजन खाइए, समुद्री भोजन खाइए, यानी जो समुद्री जीव होते हैं उनको उठा उठा के खाइए, है ना। आपको ये सब प्राप्त हो जाएगा, सोडियम भी प्राप्त हो जाएगा और क्लोरीन भी प्राप्त हो जाएगा। बताइए, सारी बातें यहां तक क्लियर हैं? अब हम लोग अगली बात करेंगे मैग्नीशियम की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम को सक्रिय, एंजाइम अगर डीएक्टिवेट हो जाएगा तो फिर आप खाना खाएंगे वो पचेगा ही नहीं, है ना, टूटेगा ही नहीं। एंजाइम को सक्रिय बनाने के लिए दांतों और हड्डियों में भी पाया जाता है कि आपका मैग्नीशियम। बात समझ में आ रही है? तो मैग्नीशियम याद रखना है आपको, मैग्नीशियम Mg कहते हैं इसे, मैग्नीशियम। कितने हो गए? 3 के बाद चौथा। बस एक बात आप मैग्नीशियम में याद कर लीजिए, एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है मैग्नीशियम। यह एंजाइम्स को सक्रिय बनाता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है, सक्रिय करने का कार्य करता है। बस एक बात, ठीक है। दूसरा, कैल्शियम और फास्फोरस एक साथ पढ़ेंगे। 5वां कैल्शियम, कैल्शियम Ca। 6वां फास्फोरस। इसको दोनों को एक साथ पढ़ लीजिए, P। दोनों को एक साथ पढ़ लीजिए। दांतों और हड्डियों के निर्माण में, दांतों व हड्डियों के निर्माण में, हड्डियों के निर्माण में। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि दांत और हड्डी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है कि फास्फोरस पाया जाता है, तो आप कहेंगे तब तो सर आपका कैल्शियम ही पाया जाएगा सबसे ज्यादा मात्रा में। ओके, ठीक है। तो अभी एक काम कर, सुनो छोड़ो एक काम करते हैं।
अभी हम लोग इसको समझ लेते हैं पहले, फिर फास्फोरस समझा देंगे। दांत और हड्डियों के निर्माण में ये पाया जाता है, और यहाँ पे लिख देते हैं दांत और हड्डी के निर्माण में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो भी आपका आंसर आएगा कैल्शियम पाया जाता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, कैल्शियम की यदि कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग हमको देखने को मिलते हैं? सबसे पहले हमको देखने को मिलता है रिकेट्स। रिकेट्स को हिंदी में कहते हैं सूखा रोग। रिकेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सूखा रोग। और एक होता है ऑस्टियोमलेशिया और एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस। एक होता है ऑस्टियोमलेशिया और एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस। बहुत प्यास लग रही है, पी लूं? हैं? चले, तुम लोग के सामने नहीं पियेंगे, तुम लोग गले से उतरता पानी भी देखते हो। चलिए, रिकेट्स, ऑस्टियो मलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, बच्चों में, एक सेकेंड, हाँ, बच्चों में रिकेट्स होगा, है ना। इसके बाद वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया और वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस। जब बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो कहते हैं रिकेट्स हो गया, सूखा रोग हो गया है। आपने सुना होगा विटामिन डी की कमी से भी यही बताया जाता है, विटामिन डी की कमी से भी यही होता है आपका रिकेट्स, है ना। तो हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों का कमजोर होना। अगर बच्चों में हड्डियां कमजोर हो गई तो रिकेट्स हो जाएगा, और वयस्कों में हो गई तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। लेकिन वृद्धों में बोन डेंसिटी लो हो जाती है, BDL, है ना। तो हड्डियों में या अस्थियों की संरद्रता कम हो जाना, अस्थियों में संरद्रता, बात समझ आ रही है? यानी ऑस्टियोपोरोसिस मतलब होता है छेद हो जाना, है ना। तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, बोन डेंसिटी लो हो जाती है, हड्डी में धीमे धीमे छेद होना शुरू हो जाता है और टूटना शुरू हो जाती है बोन वहीं से। ठीक है, तो ये सब किसकी कमी से होता है? तो आप कहेंगे कैल्शियम की कमी से होता है। आगे बढ़े, ओके। यहां तक सारी बातें क्लियर है 100%? अच्छा, एक और बात, अगर कैल्शियम आपके शरीर में ज्यादा हो जाए, यदि कैल्शियम की कमी हो जाए तो ठीक है, कैल्शियम की अधिकता हो जाए तो क्या हो जाएगा? अगर कैल्शियम की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा? तो जो वॉल्व होते हैं, हड्डियों के बीच का जो वॉल्व होता है, हड्डियों के वॉल्व कठोर हो जाते हैं। हड्डियों के वॉल्व कठोर हो जाते हैं तो हड्डियां मुड़ती नहीं है, हड्डियां मुड़ती नहीं है, हड्डियां मुड़ती नहीं है। और जब हड्डियों के जो वॉल्व होते हैं, जब वो हार्ड हो जाते हैं तो उनको सुअर के हड्डियों के वॉल्व से बदला जाता है। इसे हम लोग कहते हैं जीनियोग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं बच्चे? जीनियोग्राफ्टिंग। इतना आपको पढ़ना है। कल से आपको मात्रा में दूध में मिल जाएगा, अंडे में मिल जाएगा, है ना, मांस मिल, फलों में मिल जाएगा कैल्शियम अच्छा मात्रा में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। कितने हो गए? 5वां। 6वां देखेंगे हम लोग, फ्लोरीन। ये बहुत आया पेपर में, फ्लोरीन देख लेते हैं। फ्लोरीन, दांत। ठीक है, फ्लोरीन से सिर्फ एक ही प्रश्न बनेगा, वो बनेगा दांत। दांत के इनेमल भाग की सुरक्षा करता है फ्लोरीन, लेकिन फ्लोरीन की अत्यधिक मात्रा से दांतों में क्षरण भी हो जाता है। इसे कहते हैं कैविटी होना शुरू हो जाती है, दंत क्षय, या फिर कह सकते हैं कि बस दंत क्षय याद कर लीजिए, कैविटी। ठीक है, तो फ्लोरीन यह दांतों के इनेमल की रक्षा करता है, यह दांतों के इनेमल की रक्षा करता है, ज्यादा मात्रा से, है ना, कैविटी शुरू हो जाती है,
कैविटी या दंत क्षय शुरू हो जाता है, दंत क्षय शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस क्या कहते हैं भैया? इसको फ्लोरोसिस रोग कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, फ्लोरोसिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आप कहेंगे दांतों का इनेमल प्रभावित होता है या दांत प्रभावित होते हैं। सारी बात यहां तक क्लियर है कि नहीं है? फटाफट से सर बोलेंगे तो फ्लोरीन, हाँ फास्फोरस, फास्फोरस भी बिल्कुल सेम ऐसे रहेगा कि दांत और हड्डियों के निर्माण में सहायता करेगा, फास्फोरस उसी से ऐसे याद कर लीजिएगा, है ना। और लास्ट है वाटर, जल। तो जल से 2 प्रश्न याद कर लीजिए, बाकी केमिस्ट्री में आपको जल बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, है ना। जल, जल के प्रकार, जल की कठोरता, स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, सब, है ना। अभी जल से सिर्फ एक क्वेश्चन याद करना है, सुनिएगा। मनुष्य में ताप का नियमन, मनुष्य में ताप का नियमन कौन करता है? यानी कि अगर आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में पानी है, सुन रहे हो, यदि आपके शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो आपको ठंडी में बहुत ठंडी नहीं लगेगी और गर्मी में बहुत गर्मी नहीं लगेगी, इसलिए पानी लेना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। तो ताप का नियमन, जो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है ना, जो हाइपोथैलेमस होती है, हाइपोथैलेमस शरीर के ताप का नियमन करती है, और ताप का नियमन वो किससे कहती है करने के लिए? तो आप कहेंगे जल से कहती है करने के लिए। बात समझ में आई? तो शरीर में जो ताप का नियमन है वो जल के माध्यम से ही होता है। शरीर का 70% जल होता है, 70% क्या होता है बच्चे? जल होता है। शरीर में 70% क्या होता है? जल होता है। इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अभी आप इतना याद कर लीजिए, शरीर में 70% जल होता है, मनुष्य में ताप का नियमन जल के माध्यम से होता है। और एक लास्ट प्रश्न है, फिर ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट प्रश्न आप देखेंगे और इस लास्ट प्रश्न के बाद ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न आपकी तरफ से हो जाए, एक प्रश्न आपकी तरफ से, बाकी जल के बारे में हम आपको बताएंगे। जल की कमी, जल की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जल की अगर कमी हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना। तो जल की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जैसे उल्टी उल्टी होना शुरू हो जाती है, दस्त होना शुरू हो जाते हैं, पेचिश एचिश होना शुरू हो जाती है, तो उसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन, है ना। तो डिहाइड्रेशन का काम, डिहाइड्रेशन में किस चीज़ की कमी हो गई है? तो डी लगाया ना, डी मतलब डिफिशियंसी हो गई है, कमी हो गई है। तो हाइड्रा मतलब होता है पानी, हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी। तो हाइड्रो की कमी हो गई, जल की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन उसी कहते हैं, उल्टी उल्टी हो जाना। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, डिहाइड्रेशन में का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे जल से। और बाकी मैंने आपको बताया है कि जहां पर कहीं हाइड्रो मिल जाए, HYDRO, हाइड्रो मतलब होता है पानी। आप देखिएगा, जैसे इसमें हाइड्रो में जोड़ दिया फोबिया, जैसे हाइड्रो में जोड़ दिया फोबिया, तो फोबिया का मतलब होता है डर, है ना। तो जिसको पानी से डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जिस व्यक्ति को पानी से डर लगे उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिया कहेंगे, है ना। इसके बाद जो पौधे पानी में उगते हों उसे कहेंगे हाइड्रोफाइटा। तो फाइटा मतलब क्या होता है? पौधा होता है कि नहीं, है ना। अगर यहाँ पे जोड़ दे मीटर तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा, क्या? जल का डेंसिटी नाप ली जाएगी, जल का घनत्व माप लिया जाएगा। तो हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी। वैसे हाइग्रो मतलब क्या होता है? आर्द्रता। लैक्टो मतलब क्या होता है? दूध। पायरो मतलब क्या होता है? आग। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां तक सारी बात 100% क्लियर है ना? 100% क्लियर है ना। तो अब हम लोगों का अगला टॉपिक होगा विटामिन। तो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा विटामिन्स, ठीक है। ये टॉपिक नंबर हो जाएगा 6वां, ये टॉपिक नंबर हो जाएगा 6वां, टॉपिक 6, जो कौन सा हो जाएगा आज का बता रहा हूं, विटामिन। अब आपके पास पूरे 2 मिनट का समय है, कोई प्रश्न किसी के मन में चल रहा हो फटाफट से पूछ लेंगे। कोई भी प्रश्न किसी के मन में अगर चल रहा हो तो फटाफट से हम लोग को क्वेश्चन पूछ लेंगे, और हम लोग यहाँ पर विटामिन की बात करने जा रहे हैं, जल्दी से। जल्दी से, जल्दी। अच्छा, एक बात बताता हूँ, यदि पानी में आर्सेनिक मिल जाए, आर्सेनिक, छोड़ो यार बाद में बता दूंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा।
है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैराटोसिस रोग किसके कारण होता है। जिससे कुछ क्वेश्चन है वो नॉर्मल से पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहला, इटाई इटाई रोग किससे होता है। इटाई इटाई रोग, इटाई इटाई रोग किससे होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। मिनीमाटा रोग किससे होता है, या मिनी माता कह सकते हैं, मिनी माता रोग किससे होता है। इसके बाद कैराटोसिस रोग किससे होता है, कैराटोसिस रोग किससे होता है। ऐसे प्रश्न पूछे गए पानी में अगर ये सब पाया जाए, है ना। एक और आर्सेनिक, सॉरी हाँ, तो मैंने क्या कहा, यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाए कि पानी में यदि मरकरी मिल जाए, या पानी में यदि कैडमियम मिल जाए, यदि पानी में यदि आर्सेनिक की मात्रा मिला दी जाए, तो मनुष्य में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछता है। या फिर एक प्रश्न और भी है, यदि पानी में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाए, पानी में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, ऐसे प्रश्न होते हैं। तो आप कहेंगे नाइट्रेट की मात्रा हो जाएगी तो रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। यदि पानी में कैराटोसिस, पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो जाए, पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो कैराटोसिस रोग हो जाता है। पानी में मरकरी की मात्रा ज़्यादा हो जाए, मरकरी मिल जाए यानी कि पारा जिसे कहते हैं Hg, तो मिनीमाता रोग हो जाता है। और पानी में यदि कैडमियम मिल जाए, Cd कैडमियम, कैडमियम या कैडमियम की वजह से पानी में ना मिले तो भी कैडमियम के कारण व्यक्ति में कौन सा रोग हो जाता है, इटाई इटाई रोग हो जाता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, हाँ, तो बात हम लोग कर रहे थे विटामिन की। कुछ प्रश्न हो तो आप दीजिए जल्दी से, हिंदी में ले देता हूं। विटामिन, जल्दी कुछ क्वेश्चन हो तो फटाफट दीजिए।